नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्यता। कल 25 अगस्त है, ऐतिहासिक दिन। खासकर ओबीसी के लिहाज से, पिछड़े समाज के लिहाज से, इस देश की 85 करोड़ आबादी के लिहाज से आप कल्पना कीजिए, इस देश में 20 से 25 करोड़ लोगों के वोट से सरकार बनती है। इस देश में अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी जाति एक ऐसी कौम है, एक ऐसा जातियों का समूह है जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस बाबा साहब ने कहा है, संविधान में दर्जा है, और जिसकी आबादी 85 से 90 करोड़ है। और आपको पता है एक खास बात, 90 करोड़ 85 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सिर्फ 9 प्रोफेसर हैं। नहीं सुना आपने? एक बार फिर से। 9 प्रोफेसर जो पिछड़ी जाति। 85 करोड़ की आबादी वाले पिछड़ी जाति के समूह में से 9 प्रोफेसर हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, आप कैबिनेट सचिव नहीं है, मतलब 85 करोड़ लोग। जो लोग कहते हैं कि इस देश में बराबरी आ गया है, 85 करोड़ के लोगों में से 9 प्रोफेसर हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाते हैं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन पाते हैं। आप ठेला चलाइए, सब्जी बेचिए, तो आप हिंदू बने रहिए। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कल। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो 9 प्रोफेसर हुए हैं उसके लिए आपको एक शख्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया, उसको अमली जामा पहनाया बीपी मंडल साहब ने। बिहार का वो सपूत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पिछड़ी जाति की भलाई के लिए लगाया। उनको मौका था मंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने मंत्री न बनकर ओबीसी आयोग का पदभार संभाला, और आपको ओबीसी कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको एक सिफारिश बनाए, उन्होंने सिफारिश की, एक आयोग बना और उसको उन्होंने रिकमेंड किया और उसको लागू किया बीपी सिंह के समय, शरद यादव, रामविलास पासवान ने तमाम लोगों के सहयोग से। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। सुधांशु हैं, मुझे नहीं पता एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अब मैं नहीं कहूंगा, प्रोफेसर सिर्फ 9 हैं आपके देश में किसी जाति के। असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर सूरज मंडल साहब हैं, बीपी मंडल साहब के लेजेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी परिवार से हैं, और लगातार बहुजन, शोषित, वंचित, पिछड़े, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और आरक्षण, रिजर्वेशन कहीं भी संविधान में शब्द नहीं है। आज कंगना रनौत ने कहा, तो ये बात है रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कल 25 अगस्त है। बहुजन समाज के लिहाज से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिहाज से, जैसे बाबा साहब का जो योगदान है इस देश के संविधान से लेकर अब तक, और तमाम शोषित वंचित समाजों को, उसी तरह से पिछड़ी जाति की बात करें तो बीपी मंडल साहब बाबा साहब के बाद बड़ी शख्सियत है जिन्होंने एक बड़ी लकीर खींची थी। कल उनकी जयंती है, लेकिन उनके जो मानने वाले हैं, उन्होंने एक नया जिस तरह से रेलवे बिक रहा है, जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिस तरह से पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बिक रही है, आपके बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, टॉयलेट साफ कीजिए, भैंस दुहिए, गाय दुहिए। दुहना मतलब होता है दूध निकालना। तो अगर आप लाचार हैं, बेबस है, तो आप हिंदू बने रहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे कि 25 अगस्त जो बीपी मंडल साहब की जयंती है। सूरज मंडल साहब, आपसे, अगर बीपी मंडल साहब नहीं होते तो क्या आज 9 प्रोफेसर भी बन पाते आप लोग, होते कॉलेज यूनिवर्सिटी में? पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहली बनी थी वो तो बनी थी 1953 में ही, जब बाबा साहब इस्तीफा दे दिए नेहरू जी के कैबिनेट से। जो 3 मुद्दे थे जिन पर बाबा साहब ने नेहरू जी के कैबिनेट को बतौर कानून मंत्री छोड़ा, उसमें पहला मुद्दा हिंदू कोड बिल था, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में प्रावधान किए जाने के बावजूद कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक आयोग बने जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठाना था, उन्होंने नहीं उठाया। तो जब बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया तो बाबा साहब के इस्तीफे के तुरंत बाद नेहरू जी ने एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काका कालेलकर के अगुवाई में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। लेकिन शंभू जी, बहुत ही दिलचस्प बात सुनिए, ये आयोग ने एक बहुत अच्छी सिफारिश दी। उसमें उन्होंने अलग अलग पदों पर, यानी कि क्लास ऑफ सर्विस में अलग अलग आरक्षण के अनुपात की अनुशंसा की। उस समय भी जातिगत आधार पर नहीं हो रहे थे जनगणना, तो उन्होंने भी 1931 में जो जातियां अंकित थी
जो जाति जनगणना आखिरी हुई थी इस देश में अंग्रेजों के समय में, उसके आधार पे उन्होंने अनुशंसा की। लेकिन जब वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ज्ञापन देने गए, अपनी रिपोर्ट सौंपने गए, तो उसकी भूमिका में लिख दिया कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं। आप समझ सकते हैं कि आयोग का अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, तो वो रिपोर्ट कहाँ चला जाएगा? जो चाहते थे सब वो चला गया राजनीतिक डस्टबिन। और 20 साल लगे। 20 साल के बाद जब जनता पार्टी शासन में आई और कांग्रेस पार्टी हटी पहली बार, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, तो पिछड़ों का एक बड़ा समूह जो इंदिरा गांधी से नाराज था, वो लोग इस पार्टी को सत्ता में लाए थे। उन्होंने मांग की कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को लागू करें, लेकिन वहीं पर कुछ कानूनविदों ने कहा कि जो पुराना रिपोर्ट है वो लगभग खारिज हो चुका है, क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा और अध्यक्ष खुद ऐसी बात कह चुके हैं, तो वो तुरंत खारिज हो जाएगा, इसलिए नया आयोग बनाया जाए। और नया आयोग बनाने के लिए जो मोरारजी देसाई ने सबसे सक्षम व्यक्ति पिछड़े वर्ग में समझा, वो अपने अनुसार, चूंकि उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी और मंडल जी के बारे में जो उनको पता था, वो उन्होंने बीपी मंडल जी को चुना। मैं एक बात केवल कहना चाह रहा हूँ कि उस समय कोई और भी अध्यक्ष हो सकते थे और कोई और भी अनुशंसा ऐसी ही दे सकते थे, लेकिन शंभू जी ये आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का समय आया, तब तक जनता पार्टी सत्ता से हट चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा इस देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और उनके गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह था। उनको 31 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रिपोर्ट सौंपा जाना था। 1-1.5 महीने पहले इंदिरा जी ने बीपी मंडल साहब को बुलाकर पूछा कि क्या रिपोर्ट कैसा बना है, तो मंडल जी उन बातों को उजागर नहीं करना चाह रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने एक हंसते हुए कहा कि मुझे अगड़ों को भी देखना है और आर्थिक आधार अगर आप लगाएं तो मैं समझता हूं आगे भी राजनीति आपको करनी है। और जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप खाली है, आप पटना लौटेंगे, बिहार लौटेंगे रिपोर्ट देने के बाद, उससे बेहतर होगा कि कुछ आगे की आप सोच लें। आपको मैं बताऊं शंभू जी, 31 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपी, उनकी फिएट गाड़ी थी 8585 नंबर, वो गाड़ी BHA 8585, वो सारा सामान पहले भेज चुके थे बिहार, और सिर्फ वो फिएट पर खुद और उनकी पत्नी यानी हमारी जो दादी थी, वो दोनों बैठे और बिना किसी से मिले, दिल्ली में कोई भी मंत्री कोई भी किसी से मिले, वो चले गए थे। और एक टिप्पणी उन्होंने की थी जब राष्ट्रपति को सौंपने गए थे, तो शंभू जी आप अगर जानकारी ले तो SS गिल साहब उस कमीशन के चेयरमैन सेक्रेटरी थे, और SS गिल साहब बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे। बाद में VP सिंह जी के समय में वो रिटायर होने के बाद जनता दल की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई थी। जनता दल के पब्लिसिटी कैंपेनर के रूप में, प्लानिंग के रूप में उनको VP सिंह जी ने मौका दिया था। तो SS गिल साहब को रिपोर्ट सौंपने के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन के जो बड़े से जो उसका वेरेंडा होता है उस पे जा रहे थे, तो और उनके साथ सभी सदस्य थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के जितने सदस्य थे सभी माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे। तो इन्होंने एक टिप्पणी की कि मुझे लग रहा है कि मैं इस रिपोर्ट को गंगा जल में प्रभावित करके गंगा जी में सौंप के आ रहा हूँ, ये रिपोर्ट बह जाएगा, ये समय की धारा में चला जाएगा, इसको कोई पलट के नहीं देखेगा। लेकिन राजनीतिक ऐसी स्थिति बनी 1990 में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की मंशा भी थी, जो अगर मंशा नहीं रहती तो कुछ भी हो जाता, वो नहीं लागू करते। और माननीय हमारे नेता जो हैं शरद यादव, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जी, इन लोगों के काफी प्रभाव से और कहिए इनकी जो एक तरह से दबाव था, उसके आगे जाकर ये तुरंत रिपोर्ट को लागू, उसमें से कई अनुशंसाओं में से एक अनुशंसा जो केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण था, वो लागू हुआ। और उसको लागू होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको स्टे मिल गया। तो 1993 में एक लंबी कोर्ट की लड़ाई के बाद इंदिरा साहनी केस में, और जब सरकार यानी OBC के पक्ष से एक OBC के ही व्यक्ति
राम जेठमलानी साहब इसकी पैरवी कर रहे थे, तो इसमें आया जो फैसला वो आया कि रिपोर्ट तो वैधानिक है और रिपोर्ट में कोई उनको एक कमी नहीं दिखाई पड़ी। उन्होंने अपनी ओर से गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को जोड़ा, जो अगर उस समय सरकार चाहती तो संसद में एक कानून लाकर उसको ठीक कर सकती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट ठीक है कि समाज के जो तबके ने आरक्षण का फायदा उठा लिया है उसको छोड़ के दूसरों को लाभ मिले, लेकिन जिस तबके को, जिस बैकवर्ड क्लासेस को आज 27 वर्ष बाद जो केंद्र सरकार की नौकरियों में मात्र 7% स्थान है, जबकि उनकी स्थान आज 27% कम से कम होनी चाहिए थी, यानी जनरल कैटेगरी में जो करते वो करते, तो उसमें आप क्रीमी लेयर लगा के किसको आप अलग कर रहे हैं? यहाँ तो जब तब क्रीमी लेयर लगना चाहिए था जब इतनी मारामारी हो जाती कि इस आरक्षण के लिए अनुपात से अधिक लोग आते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है 1931 के बाद। 2011 में संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ। कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उसको रोक दिया और उसकी जगह एक एनजीओ से करवाया जातिगत। उस रिपोर्ट को भी शंभू जी दबा कर रखा गया है। उसमें से जो कुछ आंशिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है वो लाभ लेने के लिए कुछ कुछ उसमें से लेती है, उसको लीक करती है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी जातिगत क्या स्थिति है इस देश की और उनके पास क्या संसाधन है उसको उजागर नहीं कर। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि मंडल साहब की सूझबूझ और एक पॉइंट जो उन्होंने रखा था कि इस समुदाय, ये जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका अनुपात इस देश की जनसंख्या में 52% है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, अतः जो पिछड़े वर्ग हैं पहले से 22.5% SC/ST के लिए लागू है, तो बचता 27% है, जिसको जोड़ के 49.5 हो जाएगा। अतः मैं 49.5 को क्रॉस नहीं करना चाहता हूं, इसलिए 27% आरक्षण की अनुशंसा कह रहा हूं। कहने का मतलब है कि होना चाहिए था 52, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निरादर नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज नहीं कर दिया जाए, ये देखते हुए कमीशन ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया। और आज जब EWS लागू हुआ है, वो बैरियर क्रॉस हो गया है, जो बैरियर 50% का था। तो हम समझते हैं, सुधांशु जी विस्तार से बताएंगे अन्य मांगों को, लेकिन इसमें जो एक प्रमुख हमारी मांग है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27% से बढ़ाकर 52% किया जाए, वो उसकी वैधानिक और नैतिक पूरी तरह से एक तरह से उसका एक आधार बन जाता है। और इसको अगर हम मांग के रूप में रखते हैं तो सही काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। शंभू जी, ये तो आपने बीवी मंडल साहब के तमाम संघर्षों को बताया। आप हमें ये बताइए, कल जो 25 अगस्त को उनकी जयंती है, आप लोग कैसे उसको मना रहे हैं इस बार उनकी जयंती पर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, वो एक इम्प्रॉम्प्टू ग्रुप जिसका नाम ऑल इंडिया OBC SC/ST कोऑर्डिनेशन कमेटी रखा गया है, जिसमें कई प्रोफेसर, डॉक्टर्स, पत्रकार और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करने वाले जुड़े हैं। उन लोगों ने फैसला किया था कि हम और ये पिछले फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है कि हम क्रीमी लेयर में जो बदलाव लाया जा रहा है, परिवर्तन लाया जा रहा है, उसका विरोध करते हैं। और माननीय सांसद गणेश सिंह जी की अगुवाई में जो OBC कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, OBC वेलफेयर कमेटी ने, और मैं ये बात आपके दर्शकों को बता दूं कि माननीय सांसद गणेश सिंह जी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उस अनुशंसा 4 बार सांसद है वो, 4 बार सांसद है। जी जी, ये जानकारी आपने दी, अच्छा मुझे नहीं था पता। चौथी बार है, चौथी बार। जी, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। सरकार जो है उनकी बात नहीं मान रही है, और उनकी बात ही नहीं, जो सुधांशु जी ने कल बताया, मुझे तो पता था कि 25-35 सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के। इनका कहना था 30 सदस्य है, शायद 30 ही होंगे। 30 सदस्यों की समिति जिसमें सभी दल के लोग हैं और सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा। तो संसद की एक तरह से जो एक सम्मिलित आवाज है
वो है कि जो क्रीमी लेयर का प्रावधान अगर आप किए ही, तो जो पहले से कानून चला आ रहा था उसी कानून के अंतर्गत सिर्फ जो उसकी आय की जो सीमा है उसको आप बढ़ाएं, न कि उसमें वेतन जोड़ दें, कृषि की आमदनी जोड़ दें, खेती के जो ये है। तो उसमें स्पीक अप जो प्रमुख कार्यक्रम जो कल का है वो मैं बता देता हूँ। स्पीक अप SC ST OBC, अन्यथा स्पीक अप OBC SC ST, ये दोनों हैशटैग के साथ कल जो है हम प्रेरित कर रहे हैं अपने तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी साथियों को, जो मुसलमान साथी हैं, पिछड़े हैं, जो पसमानदा जिनको कहते हैं, उनको भी हम अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अपनी बात 2 मिनट के वीडियो के साथ अपने अपने फेसबुक वॉल, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। ट्विटर में 45 सेकंड से ऊपर नहीं जा पाएगा तो 45 सेकंड में ही अपनी बात को कहें। और ये हम इसलिए कहवा रहे हैं कि वो हम सरकार को ही नहीं, समाज को भी दिखाना चाहते हैं कि जो वर्ग इतनी अधिक शोषित है कि उनको अपनी आवाज भी निकालने में कठिनाई होती है, वो कम से कम अपनी बात एक मजबूत तरीके से, आज जो स्थिति है कोरोना के कारण, उसमें अगर पब्लिक मीटिंग करके नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया के मार्फत बोले। तो हम पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि स्पीकअप SC ST OBC अन्यथा स्पीकअप OBC SC ST के हैशटैग के साथ अपनी बात कल जरूर कहें, और हम उसको उसमें से कुछ वीडियोस अपने अपने जो वॉल हैं उससे भी हम लोग उसको प्रसारित। लेकिन कल और आप लोग निजीकरण जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर कोई रोड मैप है? जी, निजीकरण में तो सबसे बड़ी समस्या है कि निजीकरण एक तरह से देश के धरोहर और संसाधन को इस तरह से बेचा जा रहा है, और सिर्फ 2 उद्योगपतियों के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नजदीकी और उनके करीबी माने जाते हैं, उनके बीच में पूरे देश को बांटा जा रहा है। तो हम तो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि जो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को, पसमानदा को जो नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, वो इन्हीं सरकारी कंपनियों में मिलता है, सरकारी जो आरक्षण नीति है उसके कारण मिलता है। लेकिन न जब ये कंपनियां रहेंगी, ये निजी हो जाएंगी, तो निजी क्षेत्र में आज आरक्षण नहीं है, खासतौर से OBC को नहीं है। तो यानी SC ST का भी आरक्षण जो है वो इस तरह से नहीं है, उसको सिर्फ ये जो EWS कैटेगरी को उन्होंने दिया है, जिसमें SC ST OBC नहीं आती, उनको निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है, और मेडिकल कॉलेजेस में भी। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि रोजगार कहाँ मिलेगा, रोजगार समाप्त, आरक्षण समाप्त। तो निजीकरण के विरुद्ध बिगुल बजा रहे हैं, और इस निजीकरण में सबसे अधिक दर्द देने वाला निजीकरण जो हो रहा है वो रेलवे का हो रहा है। रेलवे गांव-गांव से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक भारतीय से जुड़ा हुआ है। रेलवे को बेचना देश बेचने से भी खराब देशद्रोह है, और इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और अपने अपने साथियों से कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल चुप रहे हैं तो आप कब तक चुप रहेंगे? आप बोले स्पीकअप SC ST OBC, स्पीकअप OBC SC ST। सुधांशु सर, लंबी बातचीत हुई, आपने सुना। 90 करोड़ 85 करोड़ की आबादी है OBC की, 9 प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, जजेस नहीं, पत्रकार नहीं, बिजनेसमैन नहीं, मतलब आप लोग प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। क्या सामाजिक, मतलब क्या 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 करना पड़ेगा जो उनको डाला जाए कि आपको बेहतर जिंदगी के लिए आपके बच्चों को नौकरी चाहिए, कलेक्टर, DA, MSP बनना पड़ेगा, जजेस बनने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनने पड़ेंगे, बिजनेस बनने पड़ेंगे। ये जो 3 से 4% लोगों का देश पर संसाधन है, और वही टीवी, अखबार के जरिए, वही भारत माता की जय बोल के लोग को गरीब रखे हुए हैं। ये क्या करने की जरूरत है OBC के लोगों को, और OBC नेताओं को क्या लगता है, कुछ इसकी फिक्र है, या वो सब भी अब, कल तो योगी कह रहे थे कि अब तो राम नाम की बैतरनी पार लगी, तो क्या लग रहा है सोशल जस्टिस की लड़ाई खत्म मान लीजिए, और कोई उम्मीद है आप लोग कुछ करेंगे? नहीं, पॉलिटिशियन से तो देखिए कोई उम्मीद नहीं, ये तो बहुत क्लियर हो चुका है, क्योंकि इनका कोई बहुत निश्चित वो रहता नहीं है। हाँ, ये है कि जो लोग सोशली एक्टिव हैं अलग अलग क्षेत्र में, और मैं पिछले दिनों से जो काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है अदर देन पॉलिटिशियन जो सोशल वर्कर हैं या सोशल एक्टिविस्ट है या जो
सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनमें एक अच्छी जागरूकता आई है। और अक्रॉस द सोसाइटी, जो चूंकि पिछले दिनों से जो इनफैक्ट अगर खाली क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पे ही मैं बात करूं तो उस पर जब हम लोग लड़ रहे हैं तो अपने आप बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो ये जो एक बात बनाई जा रही थी कि भाई कोई सोसाइटी में लोग लड़ने वाले नहीं है, दिक्कत यह है कि इस सोसाइटी के अंदर नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार नहीं, और हर कोई जो है अपने आप अपने सेल्फ सेंट्रिक होकर चीजों को करता है, खास तरह की चीजों से एक उद्देश्य लेकर आता है अपने लिए और उसको पूरा करना चाहता है सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए, ये मैं कई बार लोगों से, और कल भी किसी चैनल ने पूछा था तो मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, आप देखिए तमिलनाडु के अंदर वहां पर हर एक पार्टी के लोग जो नीट के खिलाफ जो है हर पार्टी का जो है नेता जाता है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पेरियार जैसे लोग हुए जिन्होंने जगाया, समाज को जगा। इधर जो हिंदी पट्टी है खास करके, उसके अंदर क्या हुआ है कि कोई सोशल मूवमेंट जो हुए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए, जगदेव बाबू थे या मान लीजिए रामस्वरूप वर्मा थे या अन्य लोग जिन्होंने चलाया, लेकिन उनका जो एक उनके जाने के बाद वो एक तरह का शून्य पैदा हो। लोगों ने पॉलिटिकली अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया, उसमें से 2-3 जातियों ने जो है अच्छी पोजीशंस ली, मुख्यमंत्री भी बने लोग, लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं गया कि हम मान लीजिए कि हम आज एक समीकरण जोड़ ले, कोई एक्स जाति वाई जाति को जोड़ ले, कोई एक्स धर्म वाई धर्म को जोड़ के आप मुख्यमंत्री तो बन जाओगे, आप एमपी तो बन जाओगे, आप एमएलए तो बन जाओगे, लेकिन समाज में जो जागरूकता आनी है वो नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब समाज के बीच जाके लोगों, जैसे जो ये जो पीड़ा है आपकी, जो आप बता रहे हैं, ये हम सब की पीड़ा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 85% जो है वो अपने इस हक के लिए तैयार नहीं है, उसकी तरफ उसकी चिंता नहीं है कि उसका खाना पीना अच्छा हो, उससे को अच्छे कपड़े मिले, उसको समाज में सम्मान मिले, इसकी तरफ उसका ध्यान क्यों नहीं जाता? ये एक बड़ी पीड़ा है। और कैसे उसको भटका लिया जाता है धर्म के नाम पर, तो उसकी एक बड़ी वजह ये देखिए, सबसे पहली चीज जो एक तो ये है कि सोसाइटी के अंदर काम हुआ नहीं। जो डॉन ट्रॉन लोग हैं जो नीचे, जैसे मैं आपको बताऊं, कल परसों भी कोई बात कर रहा था कि भाई ब्राह्मण को मिला लेंगे, यादव को मिला लेंगे, या उधर मायावती जी भी अपना जो है सोशल इंजीनियरिंग बड़ा एक उछालते हैं ये लोग शब्द। और ये आपको बताऊं, जब जब ये दिख जाता है कि पॉलिटिकल कौन सा पॉलिटिकल संगठन है जो नेक्स्ट टाइम सत्ता बनाने वाला है, तो उनको ये लोग जाके घेर लेते हैं और एक ऑरा बनाया जाता है, एक शोर शराबा किया जाता है। तो उनमें से किसी ने बात किया, मैंने उनको कहा कि देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप चाहे कितना भी भ्रम पाल लो, जिसके पास आप जाना चाहते हो, आपको हो सकता है कि उसका 10% 20% वोट मिल जाए, लेकिन आज ये नेता लोग अपने पैजामा, मैंने उनको कहा कि अगर पैजामा में मिट्टी लगाना शुरू कर दोगे ना, जो आप ये एकदम झक सफेद कपड़े पहनते हो, इसमें जिस दिन आपकी मिट्टी लगने लगेगी और आप अपने ही समाज के, जो ओबीसी समाज है, उसके पाल, गरेरिया, नाथ समाज, इनके बीच जाना शुरू कर दोगे, निषाद के बीच जाना शुरू कर दोगे, उनसे बात करोगे, उनकी पीड़ा समझोगे, उनको अपने साथ जोड़ोगे, उनको ये विश्वास दिलाओगे कि हम और आप एक है, हमारा एक जमात है ओबीसी, ये जिस दिन डेवलप हो पाएगा समूह भाई, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। ये कास्ट इक्वेशन जोड़ लेना कि इसको इस कास्ट से इस कास्ट को, 2 कास्ट 3 कास्ट को जोड़ लेंगे और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम एमपी बन जाएंगे, ये जो हुआ है लास्ट 30 इयर्स में इस सोसाइटी के अंदर, उसने पूरा का पूरा जो मंडल का, जो कहते हैं ना कमंडल वर्सेस जो मंडल की लड़ाई थी, उस मंडल की लड़ाई को, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण की एक सीमा होती है, आप 2 जाति को जोड़ के सत्ता हासिल कर लोगे तो बाकी के जो सैकड़ों जाति है वो आपसे नाराज हो जाएंगी। इसी चीज को आप उल्टे रिवर्स गियर में देखिए, आरएसएस ने कोई क्या किया है, आरएसएस ने एक बैकग्राउंड बना के दिया बीजेपी को, सोशल मूवमेंट चला के दिया है बीजेपी को, और उस सोशल मूवमेंट के आधार पे आज बीजेपी जो है दावे से कहती है, वहां पर कोई, जैसे मान लीजिए वहां अध्यक्षता को लेकर ऐसा थोड़ी है जो अभी अन्य पार्टियों में चलता है। वाम से विकल्प है, वाम से जिस तरह से सोशल चेंजेस के लिए काम करती है, नहीं उसमें सर देखिए 2-3 चीजें हैं। देखिए बाम सेप के बारे में वैसे बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, तो सूरज सर शायद ज्यादा आपको बताएं, लेकिन बाम सेप के साथ भी अब क्या है कि बहुत सारी चीजों को लेकर एकदम से, जैसे मैं आपसे, आप मान लीजिए रोज आप नहीं करते हैं और लोग नहीं करते हैं, जो रोज घर में अगरबत्ती दिखा रहा है, उसको जाके एकदम से आप अगले दिन से कहोगे कि नहीं ये सारा बहुत गलत है, एक दिन में तो वो नहीं समझेगा। तो बात यह है कि आपको पहले उनकी भाषा समझनी पड़ेगी, उनके मस्तिष्क को पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप कोई चीजें लेकर जाएंगे, उनको समझाएंगे कि तुम जब ये जो करते हो उससे तुमको क्या नुकसान होता है, तब जाके वो समझेंगे। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, और एकेडमिक्स में भी ये गलतियां हो रही है, मैं बार बार ये बातें कह रहा हूं कि पहले आप उनको, क्योंकि देखिए होता क्या है सर
आप एक बच्चा जन्म लेता है, वो 6 महीने का नहीं होता, साल भर का नहीं होता है, उसके माँ बाप जो है अगरबत्ती दिखा रहे होते हैं और आप साथ में अपने बच्चे को बिठा के अगरबत्ती दिखाने लगते हैं। और भय का एक खेल खेला जाता है कि अगर भगवान जी नाराज हो जाएंगे तो आपका ये बिगड़ जाएगा, आपका वो बिगड़ जाएगा। वो इतना गहरा बैठता है मानसिक संस्कार में कि उसको किसी 1, 2, 4 लोगों के कह देने से नहीं मिटेगा। तो उसके लिए पाठशाला चलानी पड़ेगी, उसके लिए ऐसे सेंटर्स खोलने पड़ेंगे जहां पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये जो प्रपंच है, ये जो कर्मकांड है, ये जो अंधविश्वास है जिसको कबीर साहब आज से 600 साल पहले समझ गए थे, उसको हमारे लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको खाली भाषण देने से नहीं समझेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर। जो आरएसएस करता है उसका रिवर्स करता है कि कर्मकांड को मानो, वो करता है, और हमको उसका रिवर्स करना पड़ेगा कि ये गलत है और इससे हमारे समाज को नुकसान होता है। ये चीज, ये ट्रेनिंग का काम जिस लेवल पे होना चाहिए, गली गली शहर शहर, वो नहीं हुआ है हमारे सोसाइटी के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मूवमेंट, आज मैं बार बार कहता हूँ, आज जो गुलामगिरी लिखा गया, आज गुलामगिरी लिख दे कोई व्यक्ति, गुलामगिरी की तरह से का कोई चीज लिख दे, देखिए क्या हालत कर देंगे ये लोग। और करने वाले कौन होंगे? हमारे अपने समाज के लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे समाज के लोग होंगे जो आज मान ली उनके साथ जो, और हमारे समाज के लोगों को ही चढ़ा दिया जाएगा। बार बार ये चर्चा आती है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो दिल्ली में जिस व्यक्ति ने आत्मदाह की वो गोसाई समाज का। तो इस मूर्खता को या इस चीज को बहुत बड़े जो पॉलिटिकल संगठन बने थे, अगर वो मान लीजिए अपने साथ एक एक सोशल संगठन भी बनाते, समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा में तो देखिए बाबा काशीराम जी ने काम किया तो उसका आज तक बसपा उसी ताकत पे जी रही है। एक सोशल मूवमेंट उनका चलाया हुआ है काशीराम जी का, उसके ऊपर बसपा जी रही है। तो इस तरह के सोशल मूवमेंट अगर चलाए गए होते हैं ये परेशानी हमारी होती नहीं। दिक्कत क्या हो गई कि किसी ने सोशल मूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है। सिंपल कास्ट इक्वेशन जोड़ लेना, यादव मुस्लिम का समीकरण बना लो, अब नया समीकरण है कि ब्राह्मण को जोड़ लो तो A to Z कर लो, दुनिया जहान कर लो। इससे आप एक बार MP, MLA, मुख्यमंत्री भी बन जा सकते हो सकता है, लेकिन समाज का और उस 52% OBC या टोटल 85% जो बहुजन तबका है उसका कोई भला नहीं होने वाला है। क्योंकि उसको अभी बहुत कुछ समझना सिखाना है कि तुम्हारी हक क्या है, तुम्हारी जरूरतें क्या है, तुमको किस बात से तुमको ज्यादा नुकसान हो रहा है और क्यों तुमको कर्मकांड अंधविश्वास में धकेला जाता है, ताकि तुम अपने हक के लिए, तुम डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, IAS बनने के लिए, जहां से समाज के नीति का निर्धारण होता है वैसे पदों पर बैठने से दूर रह जाते हो। उसको आपको पाने से आपके समाज का भला होगा, आपके भाइयों का, आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का भला होगा। ये सिखाने वाला जब तक नहीं निकल के आएगा, इसकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक कुछ बदलेगा नहीं सर। ये हम लोग लगातार ऐसे ही चिल्लाते शोर शराबा करते रहेंगे। जी सुधांशु जी, क्या लग रहा है जो आपके पास कम्युनिकेशन नहीं था, क्या सोशल मीडिया उस भरपाई की कमी को पूरा कर पा रहा है? देखिए सोशल मीडिया कुछ तो कर रहा है, क्योंकि जहां पर आप बिल्कुल ब्लैंक थे, है ना, और आज भी ब्लैंक है। आप एक चीज देखिए, इतना हास्यास्पद कह सकते हैं या उनकी हिम्मत कह सकते हैं कि इस दौर में जब आपके जैसे चैनल्स आ गए हैं और भी मतलब ऐसे सैकड़ों चैनल्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट करने वाले लोगों की आवाज को जो उठा रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे नेशनल चैनल के ऊपर हमारे मुद्दों, OBC क्रिमिलेयर का मुद्दा आया हुआ है ना, प्रस्तावना है, हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं। ठीक है, हमारा मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं हो सकता जितना मूवमेंट है, क्या किसी नेशनल चैनल पे इसकी कोई चर्चा हो पाई अभी भी? या मान लीजिए जो पीछे 13 पॉइंट 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई लड़ी, कितने चैनल ने उस मूवमेंट को उठाया जबकि उसके ऊपर भारत बंद हुआ? किसी ने उठाया क्या? तो आज उनमें ये हिम्मत है। तो जो सोशल मीडिया से थोड़ा हम लोग को प्लेटफॉर्म तो मिला है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है, मैं बताऊं, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक मतलब अनफोल्ड जो है सैंक्शन है। आपका चैनल है, ठीक है, चल जाता है। हम लोग जो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं, हम लोग जो कई पोस्टर डाल रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, जब हम प्रोटेस्ट का कोई पोस्टर डालते हैं तो उसमें जो है उसका व्यूअर कम हो जाता है, उसके लाइक्स कम हो जाते हैं। ये आश्चर्यजनक चीज है। और अभी सूरज जी बताएंगे, एक राजेंद्र पाल गौतम जी का वीडियो शेयर हुआ है, उसमें 600 से ज्यादा शेयर है और 600 उसका जो है व्यू है। आप समझ सकते हो, मतलब 600 से ज्यादा लोग शेयर कर दे और व्यू 600 रहेगा, हो सकता है कैसे? वही दिखा रहा है। सूरज मंडल साहब, क्या अपील करेंगे इस देश के, कम से कम अब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के लोग पहुंचे हैं, क्या अपील करेंगे? BP मंडल साहब का लीजेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं और कल उनकी जयंती है 25 अगस्त को, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं आपके माध्यम से अपने तमाम जो श्रोता है, दर्शक हैं, उनको और युवा वर्ग को यह अपील करना चाहूंगा कि हम लोग को बाबा साहब के बताए हुए
हिंदुस्तान जो भारत है, जिसमें बराबरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, बड़ा एक महत्व दिया गया था, और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को एक तरह से अनुमोदन किया गया था, उसको हम लोग माने। और इस देश के धरोहर को आज बचाने के लिए जो निजीकरण हो रहा है, उसमें तो कोई बंदिश नहीं है, वो तो सिर्फ पिछड़े वर्ग या दलित समाज या आदिवासियों का नहीं है, वो तो पूरे देश का है, हर एक व्यक्ति का है। उसको जिस तरह से बेचा जा रहा है, अगर आज उसके विरुद्ध हमारे युवा वर्ग आवाज नहीं उठाएंगे, और ये कुछ अजीब इत्तेफाक है, आपको बताएं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो डीटीसी बस का जो बस पास रहता था, 12 रुपया 50 पैसा का बस पास मिलता था, काफी वर्षों तक वो 12 रुपया 50 पैसा ही रहा, प्रत्येक महीना उतना ही देना पड़ता था। आप उस पास को लेकर जिस भी डीटीसी बस में जा सकते थे। जब भी उसको बढ़ाने की नौबत आती थी, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ या दूसरे छात्र जो समूह थे, वो सड़कों पे आ जाते थे, बड़ा आंदोलन होता था। अब देखिए मेट्रो आ गया है, हर समय बच्चों का जो चार्ज है वो बढ़ाया जाता है, कोई आंदोलन तो दूर, एक पिटीशन नहीं साइन करते हैं। तो इस तरह के भारत में तो जो व्यक्ति सत्ता पकड़ लेगा, वो सिर्फ मोर देखेगा और मोर को दिखा के खुश होगा, चाहे कोरोना में लोग मर जाएं। तो ऐसे भारत को निर्माण नहीं होने दें, उस भारत की ओर चल हमारे संविधान बनाने वाले, जो हमारे देश के जो आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया था, और जिस तरह से ये रिपोर्ट भी है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उस तरह से इसको देखा जाए। मैं बता दूं आपके सभी दर्शकों को आज की पिछड़े वर्ग आयोग में रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं है कि केंद्र सरकार के जो नौकरियां हैं उसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए, उस रिपोर्ट में जमीन संबंधी भी अनुशंसाएं हैं कि जमीन को इस तरह से बांटा जाए कि जो भूमिहीन है उनको भूमि मिले। उसमें मजदूरों के बारे में है, उसमें उन समूह के बारे में अनुशंसा है जो अपने हस्तकरघा उद्योग के कारण भारत को एक समय सोने की चिड़िया बनाई हुई थी, उन लोगों के उत्थान के लिए जो आज सभी पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या किया जाए। इस रिपोर्ट में बैंक्स द्वारा जो लोन दिए जाते हैं वो भी एक प्रस्तावना है कि उसमें कितने लोग आज अरबों रुपया लेके विजय माल्या भाग जाता है, ये नीरव मोदी भाग जाता है, लेकिन आप बताएं कि कौन से पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति को एक भी रुपया लेके अपने घर में भी जाने का अवसर मिला, उसको लोन ही नहीं मिलता है। किसानों की बुरी हाल है, आत्महत्या हो रही है, तो किसानों के बारे में अगर हम नहीं आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और ये मैं एक खुशखबरी बता दूं, मोदी सरकार ने आरएसएस कनेक्शन वाले वैद्य को आयुष मिनिस्ट्री में सचिव बना दिया है। वो आईएएस नहीं थे, लेटरल एंट्री है। हाँ, तो ये लेटरल एंट्री भी वही चीज है, आरक्षण को बाईपास करके। मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री मंत्री मेरा करीबी हो जाए तो कल मुझे सचिव डायरेक्ट मतलब सीधे कैबिनेट से बना दें। हो रहा है, बन रहा है। इस पे ये जो शंभू जी, मैं निजीकरण वाले पे 2-3 पॉइंट्स फैक्ट आपको देना चाह रहा था। ये सारी चीजें आप चूंकि आप बोलना ये है, एक तो देखिए हम लोगों ने एक संस्था है WTP के साथ मिलकर एक पेपर तैयार हुआ है, और उसमें उस पेपर में एक क्लियर कट एक हाइपोथेसिस लेने के बाद एक कैलकुलेशन जब किया गया, उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया है कि जिस दिन से ये निजीकरण का खेल शुरू हुआ है, बहुजन समाज को प्रत्येक साल 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और किसी को आपको भी चाहिए होगा, मैं वो डाटा दूंगा, उसको पढ़िएगा, और पूरा डिटेल उन्होंने बताया कि किस तरीके से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है एवरी ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है आप जरा एक चीज समझिए। एक उदाहरण देता हूं, निजीकरण का जो खेल है और निजीकरण में भी जो घालमेल जो सरकारों ने मिलकर किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, वो उसके अंदर क्या किया गया, जो प्रोफेसर्स की नियुक्तियां चलिए वो तो जारी है, पहले परमानेंट होता था, अब एडहॉक के रूप में जारी है। और अभी पिछले साल ने इस सरकार ने जो है एक बंदिश लगाने की कोशिश की थी कि एडहॉक को भी खत्म कर दो, क्योंकि एडहॉक तक रिजर्वेशन मिल जाता है, परमानेंट में रिजर्वेशन मिलता है, एडहॉक में रिजर्वेशन मिल जाता है। तो इन्होंने सोचा कि अब गेस्ट लगा, तो वो एक अलग खेल था, उसको भी हम लोगों ने किसी तरीके से लड़ झगड़ के रुकवाया है, जो पीछे 4 दिसंबर का बड़ा आंदोलन।
लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि जैसे मान लीजिए इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लास 3 एम्प्लॉय है और जो मान लीजिए स्वीपर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये कहती है ये यूनिवर्सिटी या सरकारों ने एक तरीका निकाला कि हम एक काम करते हैं जी, इसको आउटसोर्स करते हैं। ठीक है जी, आपने पूरी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया, पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई को आउटसोर्स कर दिया। अब उसमें हो क्या रहा है, आउटसोर्स करते ही क्या हो रहा है, एक तो पूरा का पूरा जो रिजर्व और मेजर नौकरियां यहीं पर होती हैं, इसी तरह की नौकरियों में होती हैं, तो पूरा का पूरा क्या हुआ, उसमें रिजर्वेशन का मामला खत्म हो गया। और खेल ये देखिए कि रिजर्वेशन का मामला कहाँ खत्म किया जा रहा है, वो जो गार्ड है या वो जो सफाई कर्मचारी है या जो क्लरिकल स्टाफ भी आजकल आउटसोर्स किए, क्योंकि वर्क जो है अभी पीछे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत चर्चा थी कि जितने क्लरिकल वर्क है या जो एग्जामिनेशन का ऑलरेडी इन्होंने कर दिया था, इन सबको जी आउटसोर्स कर दीजिए, क्लरिकल वर्क सारे आउटसोर्स कर दीजिए। और आउटसोर्स कर तो देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये सवाल पूछने की जरूरत थी कि भैया जो तुम उनको सैलरियां देते हो वो किसी के क्या, जो कंपनी है वो अपने घर से सैलरी देती? इस चीज को बड़ा गौर से समझने की जरूरत है। वो सैलरी किसके खाते से जाता है? भारत आपको सरकार के लगता है खाते जो हमारे नेता हैं सुधांशु, उनको ये लेटरल एंट्री ये सब खबरें पता होंगी जो हम लोग बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही क्या पता है? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए तो सही शंभू जी। अब आप सोचिए कि उस सिक्योरिटी गार्ड को पैसा कौन दे रहा है? हमारे आपके इनकम टैक्स से जा रहा है ना, तो सरकारी नौकरी तो हुई ना। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सरकारी संस्था में काम कर रहा है, तो इसने एक खेल रचा गया, आउटसोर्स कर दो और आउटसोर्स कर दो, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली के जो जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें क्या है, 25% ईडब्ल्यूएस कोटा बहुत पहले से लागू है। जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था तब से लागू है वो। क्या कहा गया कि आपने जो है भारत सरकार से या दिल्ली सरकार से जमीन ली, सरकारी जमीन है इसलिए आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देना पड़ेगा। तो भैया वही तो आधार है ना कि सरकारी संपत्ति में हक लिया हो, इसलिए SC ST को रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन स्कूल में SC ST का रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो पता नहीं क्या चालाकी। और अभी मैं बता रहा हूँ लेटरल एंट्री की तो बहुत चर्चा है, पता नहीं हमारे नेताओं को समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी हमारे एक साथी ने बताया है कि 348 PSU एक साथ प्राइवेटाइज होने के लिए पेपर सर्कुलेट हो रहा है मिनिस्ट्री के अंदर, और जहां तक मेरी जानकारी है इससे ज्यादा PSU भारत सरकार के पास होगा भी नहीं। तो एक जितना PSU है सबको ये लोग बेचना चाहते हैं, और ये भी तैयारी है कि ऊपर में तो लेटरल एंट्री कर लो और नीचे के जो पोजीशन से क्लरिकल स्टाफ वगैरह जो है या ग्रेड बी की नौकरियां, वहां पर यंग प्रोफेशनल एक नया कॉइन हुआ है वर्ड, ये भी आप सुन लीजिए। और ये यंग प्रोफेशनल कहाँ से लाए जाएंगे जी? उनकी डायरेक्ट किसी तरीके से पिक एंड चूज नियुक्तियां होगी, सब प्राइवेट संस्थानों से उठाकर नियुक्तियां होगी नहीं, सुनाए हो रही है। और मिनिस्ट्री के अंदर जो है कामों को प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भाई पहले क्या था, परमानेंट नौकरी लगते थे, सारा काम सरकार का आ रहा है जा रहा है, आप करते, सरकारी लोग करते थे कर्मचारी जो है, और वहां हम लोग को रिजर्वेशन मिलता था। अब वहां सरकार क्या कर रही है, उन कामों को प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दे रही है और प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति हो रही है जिसमें हमको आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो यंग प्रोफेशनल बना देना, प्रोजेक्ट ऑफिसर बना देना और लेटरल एंट्री कर देना, ये धड़ल्ले से खेल चल रहा है और बचा कुचा को बेच देना। तो कोई भ्रम में नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, उन साथी ने हमको ये बताया कि खूब रिजर्वेशन चिल्ला लीजिए, कुल मिला के जो इस देश में नौकरी बचेगी वो क्लास 1 वाली बचेगी, जिसमें भी लेटरल एंट्री से खेल होगा। 50 से 56 हजार नौकरी बचेगी, उसमें जितना 27% लेना है, 52% लेना है, 85% लेना है, लेके खुश हो जाओ। अगर नहीं लड़े, जो रेलवे की बात आ रही थी, रेलवे सर गिरते मरते भी 28 लाख नौकरी देता है, आज के टाइम पर भी 28 लाख कर्मचारी है। एक दौर था वहां पर 50-50 लाख कर्मचारी रेलवे में काम करते थे, अभी भी कम से कम 28 लाख कर्मचारी, जो हाईएस्ट नौकरी देने वाली संस्था है। आप सोचिए कोरोना में मंदिर खुल गया, कोरोना में रैलियां हो रही है बड़ी बड़ी, लेकिन रेल बंद है, क्योंकि रेल को बर्बाद करते हुए दिखना है, तभी बेचने में पौने दाम में अपने आका को बेचा जाएगा। और किसको बेचा जा रहा है, यही तो एक अजीब सी स्थिति है इस देश के अंदर कि यहाँ पर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, कोई लाज लिहाज भी नहीं बचा इस सरकार के अंदर। खुले में अडानी को ही जाएगा और अंबानी को ही जाएगा, ये तय है। अभी सुना किसी ने लिखा था कि अडानी जी ने मतलब भारत के बिजनेसमैन अद्भुत हैं। मतलब सरकार, भारत के बिजनेसमैन कितने दरिया दिल है, जितने सरकारी कंपनियां नुकसान में सबको खरीद रही है। मतलब भारत का बिजनेसमैन ही है जो नुकसान देने वाली कंपनी खरीदता हुआ है। हाँ, हाँ। एक चीज लेटरल एंट्री पे शंभू जी हम जोड़ना चाहेंगे। हाँ। अभी आपने बात की लेटरल एंट्री की, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और जितने श्रोता है बता देना चाहता हूँ
कि जो भी ये संघर्ष होता है ये सत्ता का संघर्ष है। आरक्षण में सबसे अधिक परेशानी तब हुई जब केंद्र सरकार की नौकरियां जिसमें सिविल सर्विसेज शामिल हैं, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स अफसर्स, रेलवे के अफसर्स, ये शामिल है, तब जाके इसमें बहुत अधिक उन लोगों को इसको रोकने की जरूरत पड़ी और निजीकरण का दौर चला। ये मैं बता दूं शंभू जी कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का जानता है कि उसके गांव में किस तरह से सीओ से लेके बीडीओ से लेके और बाद में एसडीओ, एसडीएम और डीएम का क्या रोल रहता है। हर एक बड़े और छोटे काम के लिए उनके दफ्तरों में जाना पड़ता है, और एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का क्या रोल रहता है। इन पदों पर लैटरल एंट्री के साथ लाने का मतलब है कि आईएएस का परीक्षा नहीं देना है, आईपीएस का नहीं देना है। कहीं भी आप काम कर रहे हो, जैसे शंभू जी नेशनल दस्तक में काम कर रहे हैं, वैसे तो वो सिर्फ अडानी और अंबानी के कॉर्पोरेट्स और टाटा के कॉर्पोरेट से चुनते हैं, लेकिन मैं यहाँ उदाहरण के लिए नेशनल दस्तक भी दे देता हूँ। और शंभू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी सीधे, क्योंकि पहली नियुक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी होगी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को ही पदोन्नति मिलने के साथ सेक्रेटरी बनते हैं। एक आईएएस अपनी पूरी उम्र जब लगा देता है तब जाके वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, और उसमें से जो जिनकी पैरवी होती है, जो वाकई में सक्षम होते हैं या जिनका किस्मत साथ देता है, वो सेक्रेटरी बन पाते हैं। तो हमारे शंभू जी सीधे सीधे सेक्रेटरी बन जाए। और मैं बता दूं 9 लोगों को जो पिछले साल नियुक्ति की गई थी, उसमें जातीय आधार देख लीजिए, उसमें से 6 ब्राह्मण थे, 3 जो थे कायस्थ थे और 2 कायस्थ थे और 2 ठाकुर। मेरा सवाल है कि क्या हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप इन सब चीजों को जानता होगा? वो तो टीवी अखबार देखता होगा, टीवी अखबार में सब बहस है नहीं, तो सोशल मीडिया पर बहस है। वो तो जानता है। देखिए शंभू जी खूब जानता है, शंभू जी जानते हैं, सब कोई सब कुछ जानता है। आजकल सबका रिपोर्ट पहुंचता है। आपको मैं बताऊं, ये लोग सोशल मीडिया पे खूब नजर रखते हैं, पर इनको जो है ना, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पता नहीं क्या ऐसा खेल होता है कि जाके ये लोग घेर लेता है। और एक मैंने कहा अभी आपको कहा कि इलेक्शन से जस्ट पहले ये लोग पता कर लेते हैं कि इस बार फल्ला पार्टी के जीतने के चांस है, उसको 6 महीने पहले उनके नेताओं को जाके घेर लिया जाता है कि जी ये आप जो है सोशल इंजीनियरिंग कर डालो, इस बार तो आपका 100% सरकार बन जाएगा। और वो लोग मान लेते हैं इस बात को और उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने एक चीज तय कर लिया है कि इन जातियों के वोट तो हमें मिलने हैं जी, ये जाएंगे कहाँ। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है। पता तो एक एक को एक एक चीज का है। मैं तो नजदीक से देखा हूँ कि बैठ के ये दिन भर ये लोग सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, इनकी टीम नजर रखती है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पर इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग केवल SC ST OBC के मुद्दे पे लड़के सत्ता हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और वो इसलिए नहीं उनको विश्वास आता है क्योंकि वो सड़क पे निकलते ही नहीं। जिस दिन सड़क पे निकलना शुरू कर देंगे, जिस दिन गांव गांव घूमना शुरू कर देंगे, जिस दिन अपने लोगों से जाके मिलना शुरू कर देंगे, उनको ये विश्वास लोग दिला देगा कि जी हम आपके साथ हैं, आप हमारी आवाज उठाओ। अब आप सोचिए कि मतलब अभी आपको बता रहा हूँ, कल परसों ये जो OBC महासभा वालों ने एक आंकड़ा दिया, आप चौंक जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुल जनरल की आबादी 7% है। उन्होंने 65% OBC रिजर्वेशन का भी ये जो है ट्विटर स्टॉर्म चलाया था। और आप सोचिए 7% आबादी वाले को 10% EWS रिजर्वेशन वो ले जाते हैं, कितना उनका जो है। और सबसे बड़ी बात वही है कि विमर्श पैदा करने की स्थिति में हमारा समाज आया ही नहीं है, और उन नेताओं ने उसको कभी इस तरह का करने नहीं दिया। एक जो है देख लीजिए, अभी एक लोग कुछ बोलने की कोशिश किया तो खारिज हो गए जी, सत्ता से हटा दिए गए। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो उनको सब पता है, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता। क्योंकि आत्मविश्वास इसलिए पैदा नहीं होता, वो मेहनत नहीं करना चाहते, अपने लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, उनके पास जाते नहीं। यही बस सच्चाई है। जिस दिन ये लोग अपने समाज के 85% लोगों को जोड़ लेंगे ना, हजारों साल तक सत्ता रहेगी, कोई नहीं रोक सकती। ये सच्चाई है, लेकिन ये इनके अंदर आए तब। ये शंभू जी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो समाज अपना नेतृत्व ढूंढता है, उनके नेता कहते हैं हम A to Z के लिए करेंगे। A to Z के लिए तो सभी जो सवर्णवादी पार्टियां जो है, मनुवादी पार्टियां कर रही हैं। अब बीच में BC आता है, बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए कौन बोलेगा? D फॉर दलित तो ऐसे ही छूट गया। इसी तरह से अभी आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए बैकवर्ड क्लासेस का एक डेलीगेशन जा रहा था,
उन पर बुरी तरह भोपाल में लाठीचार्ज किया गया है। और तथाकथित रूप से ये शिवराज जी जो है सो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जैसे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री तथाकथित पिछड़े हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर पिछड़े वर्ग पर एक तरह से हमला हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके सारे जो सम्मान है वो खत्म किए जा रहे हैं, जो बचे हुए भी हैं उन पर भी हमला हो रहा है, तो ये इसी सरकार में जो तथाकथित पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पार्टियां हैं उनके द्वारा की जा रही हैं, जो आज राम के विमर्श को परशुराम के मंदिर से तोड़ना चाहते हैं। तो भाई बताएं, जो पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको राम और परशुराम में क्या रखा हुआ है? वो तो वहीं जाएंगे। अगर परशुराम का मंदिर जाना पड़े तो उससे बेहतर तो वो राम के मंदिर में चले जाएंगे। और ये बात अगर वो नहीं समझेंगे तो बहुत भयंकर उनका नुकसान होगा। और इस देश में मैं पुनः बता रहा हूं, एक नया नेतृत्व, क्योंकि ओबीसी की जो आकांक्षाएं पूरे देश में, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो या पंजाब हो और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात हो, सभी जगह, महाराष्ट्र हो, आंध्रा और कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, सभी जगह लोग पिछड़े वर्ग के लिए ललायित हैं। हम सामाजिक काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आकांक्षाओं को देख रहे हैं। आपको कुछ भेजते भी हैं, कुछ और हम वीडियो और पोस्ट भेजेंगे, आप देखिएगा कि किस तरह से पिछड़े वर्ग के का नेतृत्व विहीन है, पार्टी विहीन है और एक बुरी स्थिति में आज के दौर में गुजर रही है। हमारा सिर्फ एक ही संघर्ष जो है, जो हमें जोड़े हुए है आज, वो है मंडल कमीशन लागू करो, इस नारे को मूर्त रूप देना। तो शुक्रिया और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आएगी। एक अपील कर लेना चाह रहे थे सर मुझे, जी, कल जी, के लिए जो अभी 25 तारीख का मंडल दिवस जयंती के ऊपर हम लोग ओबीसी क्रीमी लेयर वाले मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट लागू कराने के लिए, जो निजीकरण बेतहाशा हो रहा है उसके खिलाफ, और निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए और जातीय जनगणना कराने के लिए कल हम लोग एक हैशटैग के साथ स्पीक अप ओबीसी SC ST एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें सबसे निवेदन ये है कि सब लोग अपना 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का वीडियो बनाकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करें, इस हैशटैग को लगाएं, हम लोगों को भी साथ में चाहे जोड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें और एक कल बड़ी मुहिम बनाएं ताकि सरकार तक ये हमारी नाराजगी पहुंच पाए, क्योंकि अभी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं। सबसे हम लोग जुड़ने की अपील करते हैं। जी शुक्रिया। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि इस देश में रोजी रोटी, बेरोजगारी समस्या है, रोजी रोटी बड़ा एक सवाल है, और आप चाहते हैं कि आपके बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक, नेता, अभिनेता, जज, बैरिस्टर बने, तो बीपी मंडल साहब को याद कीजिए। अगर वो नहीं होते तो हम सब के तन पर एक कपड़ा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको तय करना है। हमारी कोशिश है कि आप तक बात रखी जाए। बस इतना समझ लीजिए कि 90% आबादी के पास गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी है, और वो आपको हिंदू कहना है। अब आपको तय करना है कि आपके लिए संविधान जरूरत है, रोजी रोजगार, सम्मान, मान सम्मान, कॉलेज यूनिवर्सिटी जरूरी है, या बाकी चीज आप समझदार हैं। और नहीं समझदार है तो बातचीत देख के आप समझ गए होंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।